हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम होते क्या है ना। और टू कंपोनेंट सिस्टम को आगे जो टॉपिक पढ़ना है उनको समझने के पहले इनको समझना क्यों जरूरी है। अगर ये टॉपिक अगर नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए आगे का जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टू कंपोनेंट सिस्टम को पहले जानना जरूरी है। दोस्तों, चैनल में नया हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। देखो, जिस तंत्र की सभी प्रवस्थाओं का संगठन दो अवयवों द्वारा दर्शाया जाता है ना, तो उसे दो घटक तंत्र कहते हैं। अर्थात अगर दो चीज मिला हुआ है, देखो, जिस तंत्र की सभी प्रवस्थाओं का संगठन दो कंपोनेंट द्वारा दर्शाया जा सके उसे टू कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। किसी दो घटक तंत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता की जो कोटि होगी वह तीन हो सकता है, ठीक है, जो ताप, दाब और संगठन को बताता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन को बताता है, राइट ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको जल तंत्र पढ़ाया था, वन कंपोनेंट सिस्टम था, उसमें हम लोग क्या देखे थे, जैसे हमारे पास ये वाटर था, है ना, जल तंत्र हमने पढ़ा था, ये है मेरे पास जल तंत्र, केवल वाटर था उसमें, ठीक है। तो उनका जो कंपोनेंट था वो एक ही था, अर्थात हम लोग चाहे H2O सॉलिड के फॉर्म में लें, चाहे H2O लिक्विड के फॉर्म में लें, चाहे H2O गैस के फॉर्म में लें, ठीक है, गैस के फॉर्म में लें, ये तीनों के तीनों जो हमको फेस दिखाई दे रहा है ना, ये वन कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक ही चीज है, वाटर, राइट ना। और हमने बताया आपको सल्फर का तंत्र, अर्थात सल्फर जब सिस्टम आपको पढ़ाया, मैं सल्फर सिस्टम पढ़ाया, तो वहां जो मिला हुआ था, जो उस सिस्टम में था वह केवल सल्फर था, राइट ना। तो वह हुआ वन कंपोनेंट, अर्थात एक ही चीज मिला हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, मान लो यहां पर मेरे पास ये पानी है, ठीक है, और इस पानी में मैंने मिला दिया है नमक या शक्कर या कोई भी चीज को जो पूरी तरह से उसमें मिल चुके हैं, तो यह टू कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि नमक भी मिला है और ये पानी है, तो नमक और पानी दो चीज मिला हुआ है तो टू कंपोनेंट होगा। भले इनका फेस क्या है वो चीज अभी कवर मत करिए, लेकिन यहाँ कंपोनेंट बात करें, कितना चीज यहाँ मिला हुआ है, तो यहाँ पर टू चीज यहाँ पर मिला हुआ है, इंक्लूड है। लेकिन ये होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है ना, पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, मतलब इनका जो फेस देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो नमक है वो हर जगह पर क्या हो गया, मिक्स हो गए। अगर हम चाहेंगे वो नमक कहाँ पर है पानी में, तो आप निकाल नहीं पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे पास पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। और यही बात हम उल्टा कर दें कि इस पानी में अगर हम कुछ कंकड़ डाल दें, है ना, या गिट्टी डाल दें या पत्थर डाल दें, तो वो हमारा नीचे के भाग में चला जाएगा और वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा। तो टू कंपोनेंट का मतलब क्या होगा कि एक सिस्टम होगा, वहां पर दो चीज मिला रहेगा, तो उसे हम लोग टू कंपोनेंट सिस्टम कहेंगे। आई होप इतना बातें सबको समझ आ गया होगा। अब यहाँ एक चीज है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आईएमपी है, जितना भी मैं वीडियो में लेके सबके लिए आ रहा हूँ काफ़ी स्पेशल है, और आप लोगों का जो नॉलेज होगा ना काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट। जब हम वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे थे तो इस तरह से हम जब ग्राफ बनाए थे, याद करिए, तो यहाँ पर मैं प्रेशर लिख दिया था और यहाँ पर टेम्परेचर लिख दिया था, राइट ना। और यहाँ पर जो वैल्यू है उनको हम लोग नोट करते थे कि ए है कि सी है कि डी है, कौन कौन से एरिया है हम बताते थे। तो यहाँ सिर्फ दो चीज को लेके चलते थे, प्रेशर और टेम्परेचर को लेके चलते थे। लेकिन जब हम टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर तीन चीज वेरिएबल होगा। तीन चीज वेरिएबल मीन्स टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और कंपोजिशन होगा। ये तीनों चीज को ले करके हम उस सिस्टम का, अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में नॉलेज कलेक्ट करेंगे। आप सबको पता है स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है। स्वतंत्रता जो हमारे पास कोटि होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो क्या चीज होता है। तो हम कोई वेरिएबल लेंगे, उसके मदद से उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहला वाला लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा बताया है, राइट ना। तो हम कोई ना कोई वेरिएबल लेंगे, ताप, दाब, सांद्रता कोई भी लेंगे, और उसके मदद से उस सिस्टम के बारे में जब जानकारी कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे, तीन चीज यूज करेंगे। हमारे पास टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर होगा, और तीसरा चीज एक और होगा हमारे पास सी फॉर कंपोजिशन। तो ये तीन चीज को हम ले करके हम कोई भी सिस्टम के बारे में नॉलेज कलेक्ट करेंगे। प्रेशर, टेम्परेचर और
यहां पर होगा कंपोजिशन। ये तीनों चीज को वेरिएबल मान करके अगर हम चलेंगे और तीनों के मदद से हम लोग उस सिस्टम के बारे में जो नॉलेज कलेक्ट करेंगे उसे ही हम लोग कहते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम कहेंगे। आई होप इतना बातें सबको समझ आ गया होगा कि वन कंपोनेंट और टू कंपोनेंट सिस्टम में फर्क क्या है, राइट ना। तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया। लेकिन जब भी हम फार्मूला लिखते थे, याद करो, हम फेस लॉ जब भी लिखते थे तो एफ बराबर क्या लिखते थे, सी माइनस पी प्लस टू, ये तो फार्मूला है। तो यहाँ पर वन कंपोनेंट रहता था तो वन लिखते थे, राइट ना। लेकिन हम टू कंपोनेंट के लिए ज्ञात कर रहे हैं। जब हम लोग वाटर के लिए ज्ञात करते थे तो कैसे लिखते थे, जब हमारे पास अलग अलग जो फेज रहता था तो ऑर्डर निकालते थे तो कैसे निकालते थे, देखो हम यहाँ पर वैल्यू रखते थे, सी कंपोनेंट के जगह में वन रखते थे क्योंकि वन कंपोनेंट था, वाटर और सल्फर। पी के जगह में हम अगर दो फेस है तो दो लिखते थे, तीन फेस है तो तीन लिखते थे, राइट ना। अब यहाँ प्लस में क्या कर देते थे, टू कर देते थे, तो यहाँ पर वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, राइट ना। तो ये था हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम, राइट ना। लेकिन ये टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या हो रहा है, इसको भी थोड़ा दिमाग में लगाइए। टू कंपोनेंट में क्या होगा, यह सी के नीचे में टू लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट अपन यूज कर रहे हैं। अब बाकी हमारा सेम हो जाएगा, सी का मतलब यहाँ टू है और यहाँ पर फेज एक ही फेज में रहेगा और प्लस में टू रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, दो दो चार हो जाएगा, चार में घटाएंगे कितना आएगा, तीन आएगा। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वह तीन आएगा। क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, तीन आएगा। आई होप दोस्तों इतना बातें समझ में आ गया कि कोई भी तंत्र में अगर दो घटक हो, है ना, सभी व्यवस्थाओं का संगठन दो अवयवों द्वारा हो। अगर जो संगठन है मेरे पास, जो भी सिस्टम है उसमें दो कंपोनेंट है तो उसे टू कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं, है ना। और किसी भी घटक तंत्र में अधिक से अधिक जो स्वतंत्रता की कोटि होगा वह तीन हो सकता है। टेम्परेचर, प्रेशर और संगठन इसका क्या है, वेरिएबल पार्ट होता है। ये फेज रूल है, आपको बता दिया मैंने। अब स्वतंत्रता की कोटि कितना होता है, तीन होता है। उनको वेरिएबल कौन करने वाला होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन होता है। अब देखते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम में, अर्थात दो घटक तंत्र में ए बराबर कितना होता है, तीन होता है ना। तो किसी तंत्र के अवस्था को समझने के लिए कम से कम तीन वेरिएबल की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्या का जरूरत होगा, कंपोजिशन लेंगे। लेकिन तीनों वेरिएबल को फेज डायग्राम में एक्सप्लेन करना काफी कठिन होता है। अतः किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर लेते हैं, है ना, कर देते हैं। ऐसा करने पर तीन प्रकार के ग्राफ संभव है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको तीन प्रकार के कौन कौन से ग्राफ है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां कह रहा है कि देखो कम से कम तीन वेरिएबल की जरूरत होगा, तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन का जरूरत पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें से तीनों को हम वेरिएबल को फेज डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये प्रेशर है और एक है हमारे पास कंपोजिशन है। तो या तो ये दोनों को यूज करेंगे, है ना, या ये दोनों को यूज करेंगे, या ये दोनों को यूज करेंगे, ये दोनों को यूज करेंगे। तो इस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर को लेंगे, या फिर प्रेशर कंपोजिशन को लेंगे, या फिर टेम्परेचर कंपोजिशन को लेकर के अपन इस्तेमाल करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर तीन तरह के हमको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, उसको हम देखेंगे इसी पेज में, अगले पेज में, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीज को लेना जरूरत नहीं पड़ेगा, अर्थात टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन तीनों को नहीं लेंगे। या तो टेम्परेचर प्रेशर को लेंगे, है ना, या तो प्रेशर और कंपोजिशन को लेंगे, या फिर टेम्परेचर और कंपोजिशन को अपन लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो इतना को स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। तो चलो इतना बातें आप सब ने समझा कि टू कंपोनेंट सिस्टम होता क्या चीज़ है, सबके दिमाग में ये चीज़ होना बहुत जरूरी है। अब हम इनके तीन कैसे कैसे प्रकार बनते हैं उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा है, देखो ऐसे करने पर तीन प्रकार के ग्राफ संभव है। तो वो तीन प्रकार के ग्राफ क्या है उनको हम लोग थोड़ा से चलिए समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से जो डायग्राम है इसके माध्यम से बना सकते हैं। दाब, ताप, आरेख, इसको दाब को प्रेशर कहते हैं और ताप को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। आरेख को क्या कहते हैं, डायग्राम। इसे हम लोग टीपी भी कह सकते हैं, पीटी भी कह सकते हैं। पी फॉर प्रेशर है और टी फॉर हमारे पास टेम्परेचर है। अगला है हमारे पास ताप संगठन आरेख।
ताप का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर है यहाँ पर हिंदी मतलब। संगठन क्या होगा यहाँ पर, कंपोजिशन। और आरेख का मतलब डायग्राम, इसको टीसी आरेख भी बोल सकते हैं। तीसरा है दाब संगठन आरेख। दाब को प्रेशर कहते हैं और संगठन को कंपोजिशन कहते हैं, आरेख को डायग्राम कहते हैं। इसे हम लोग पी और सी कहेंगे। देखो यहाँ पर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर को लिया है, तो हमारे पास यहाँ नगण्य कौन है, कांस्टेंट में कौन है बताओ। प्रेशर और टेम्परेचर लिया है तो यहाँ नो डाउट सी होगा। सी मतलब कंपोजिशन जो होगा वह क्या होगा, नगण्य होगा उसका मान, या हमारे पास कांस्टेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस वाले आरेख में टेम्परेचर और कंपोजिशन को मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो स्थिर होगा या नगण्य जिसका मान होगा वह प्रेशर होगा। यहाँ पर मैंने प्रेशर और कंपोजिशन को जब लिया हुआ है तो जो नो डाउट जो टेम्परेचर होगा वह मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट में होगा। अर्थात हम समझ पाएंगे कि यहाँ ये दोनों भाग लेगा, ये दोनों लेगा, यहाँ इस दोनों के बीच में देखा जाएगा। अगर हम चेक करें तो यहाँ पर फेज रूल लगाएं, F बराबर C माइनस P होगा। अब प्लस में 2 लिखे थे, 1 कंपोनेंट के लिए 2 लिखे थे, लेकिन 2 कंपोनेंट के लिए हम 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एक मान है ना वह स्थिर होगा अर्थात नगण्य होगा, इनको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो दाब P स्थिर होने के कारण हम यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। चाहते तो हम ऐसा लिख देते 2 माइनस 1, चाहते तो हम इसको ऐसा लिख देते C माइनस P प्लस में 2 और माइनस में 1 लिख देते ऐसा, फिर इसको हल करके ऐसा लिख देते, चाहते तो ऐसा। इतना लिखने के बाद आप उसको लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट क्या किया है, P प्लस में 1 लिख दिया, क्योंकि मैं 2 में 1 घटाऊंगा तो 1 ही आएगा, तो मैंने सीधा उसको लिख दिया है। चाहेंगे बुक के हिसाब से तो पहली ऐसे लिखा है पहली बार में, फिर उसके बगल में दाब P स्थिर होने के कारण लिखा है, फिर उसके नीचे में इसको लिखा गया है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। अब हम देखते हैं सरल गलन क्रांतिक तंत्र क्या होते हैं हमारे पास। इसमें 2 प्रकार के तंत्र का अध्ययन करेंगे, इसमें 2 प्रकार के तंत्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। क्या क्या है, पहले प्रकार के तंत्र अर्थात टाइप पहला में क्या होगा, इस प्रकार के तंत्र में दोनों घटक द्रव अवस्था में एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रणीय होगा अर्थात मिल जाएगा। वे कोई नया यौगिक नहीं बनाते हैं, किंतु ठोस अवस्था आने पर वे एक अंतःरंग मिश्रण बना लेते हैं। एग्जाम्पल है जिंक कैडमियम का तंत्र और Ag और Pb का तंत्र होगा। मान लो हमने 2 चीज को यहाँ पर मिला दिया लिक्विड फॉर्म में, और मिला तो दिया तो ऐसा लग रहा था देखने पर ये हमारा लिक्विड फॉर्म है, दोनों के दोनों द्रव फॉर्म में है। जब दोनों को हम मिक्स करें तो ऐसा लग रहा था कि दोनों मिक्स हो गया पूरी तरह से, राइट ना। और मिक्स होने के बाद कोई इसमें नया चीज नहीं बनता है, कोई नया यौगिक नहीं बनता है इसमें, ठीक है। इस प्रकार के जो हमारे पास सिस्टम होगा उसमें। और दोस्तों यहाँ पर जो लिक्विड में मिल गया, मिलने के बाद जब मैं इनको सॉलिड स्टेट में लेके आऊँगा तो कुछ नया चीज जो बनेगा, मतलब सॉलिड स्टेट में जब आएगा तो यहाँ पर वो अलग अलग दिखाई देने लगेगा। नया तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ खुद कह रहा है कि नया यौगिक नहीं बनता है, लेकिन जैसे लिक्विड फॉर्म से इनको सॉलिड फॉर्म में हम लेके जाएंगे तो वो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यही कह रहा है एंटीमेट मिश्रण बना लेते हैं, है ना। एंटीमेट मिश्रण बना लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है Zn और Cd और Ag और Pb तंत्र होता है। दूसरे प्रकार के तंत्र, इसमें दूसरे प्रकार के तंत्र में क्या होगा, टाइप बी। इस प्रकार के तंत्र में जो लवण होते हैं हाइड्रेटेड स्पष्ट उदाहरण होते हैं, देखते हैं, जिसमें दोनों घटक आपस में रासायनिक संयोग करके, 2 चीज को अगर हम मिलाते हैं तो संयोग करके एक नया यौगिक या एक से अधिक नए यौगिक बना लेते हैं। उदाहरण है FeCl6 वाटर फॉर्म है, हाइड्रेटेड फॉर्म है, और सोडियम सल्फेट है Na2 और SO4, और यहाँ पर वाटर का हाइड्रेटेड फॉर्म है। ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप आपने इतना चीज को समझा। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे पास यहाँ कितने तरह के ग्राफ संभव है। आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे जो मैं आपको क्लास दूंगा, देखो एक टॉपिक ये बनेगा, एक टॉपिक ये बनेगा, और एक टॉपिक हमारा फेरिकोराइड बनेगा, राइट ना। तो ये जो हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक को हम देखेंगे तो इतना बात हमको बेसिक चीज़ समझ में आ गया कि आखिरकार कौन सा चीज़ नया यौगिक बनाता है और कौन सा चीज़ नया चीज़ नहीं बनाता है, राइट ना। तो ये पहला प्रकार की जो सिस्टम होगा इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। 2 कंपोनेंट को मिलाऊंगा मैं
तो कोई नया चीज़ नहीं बनेगा, राइट ना। लेकिन लिक्विड फॉर्म में जब रहेगा तो मिक्स हो गया ऐसा पता चलेगा, लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में मैं लेके उनको जाऊंगा तो कोई नया चीज़ नहीं बनता है, राइट ना। वो सॉलिड फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो हमारे पास सिस्टम होगा, इसमें दो हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको मिलाऊंगा तो रासायनिक संगठन करके, रासायनिक क्रिया करके एक अलग प्रकार के यौगिक बना लेते हैं या एक से अधिक यौगिक बना लेते हैं। यही चीज़ कह रहा है हमारे पास। तो ये चीज़ें एमपी है, पीटी, टीसी और पीसी बहुत ज़्यादा एमपी है। और यहाँ 1 क्यों रखें, तो यहाँ आप चाहें तो इसको मत लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख देंगे A बराबर C माइनस पी प्लस 1 लिखे। 1 क्यों लिखा, 2 लिखना था ना, ऐसा नहीं कि हमने इसको पहले वाला जैसे नहीं लिखा। 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक हमारे पास जो वेरिएबल होगा उनको स्थिर रखना पड़ेगा, राइट ना। या तो कंपोजिशन को या फिर हमारे पास क्या को, प्रेशर को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर को हमने क्या रखा हुआ है, स्थिर रखने के कारण वहाँ 1 रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमको एक चीज़ समझ में आ गया है, टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होते हैं, इसको आपने समझा। अगला वाला जब लेक्चर हम देखेंगे तो 2-3 टॉपिक में ये हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, जितने आपके दोस्त तैयार हैं उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।